हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ कि एसए को शुरू कैसे करते हैं। कल मैंने आपको एसए के टॉपिक्स दिए हुए थे, उसके पहले भी मैंने आपको बताया हुआ था कि आपको हर हफ्ते में एक या दो ऐसे जरूर लिखना है, कम से कम एक ऐसे लिखना है और मैक्सिमम आप दो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एसए एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है। जितना ज़्यादा आप एसए को लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, उतना ज़्यादा आप एसए में पारंगत होते जाएंगे ओवर द पीरियड। एक दिन में एसए अच्छा लिखना नहीं आता है, धीरे धीरे आता है, तो इसलिए अभ्यास करते रहना चाहिए। सो इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे उसको शुरू करते हैं, क्या होता है। क्योंकि कमेंट्स में कल आपने देखा होगा, काफ़ी लोग कह रहे थे कि उसके लिए सोर्स क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ें, कैसे तैयार करें, कंटेंट कहां से मिलेगा, जो ऐसे में चीजें लिखनी होती है शुरू कैसे करेंगे, क्या उसमें चीजों का ध्यान रखना होता है, एक बेसिक फ्रेमवर्क दे दीजिए। तो ये वीडियो उसके ऊपर होने वाला हो। इसको अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करता हूं टू द पॉइंट, जो भी इसमें रिक्वायर्ड पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहली बात है कि ऐसे शुरू कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपने टॉपिक पिक करना है। टॉपिक मैंने कल आपको 15 दे दिए हैं, उसके अलावा भी आप टॉपिक अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मेरा क्या है कि मैंने जो दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी दूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। एक टॉपिक आप तैयार करोगे तो उसके आसपास के जो उससे मिलते जुलते 3-4 टॉपिक और होंगे, वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। मैं थीम बेसिकली आपको देता हूं। सो सबसे पहले आपने टॉपिक ले लिया। अब मान लीजिए कि जो टॉपिक आपने चूज किया है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत ज्ञान आपके पास उससे संबंधित है, कुछ थॉट्स आपके दिमाग में उससे रिलेटेड हैं, और सबके पास होते हैं। ऐसा नहीं है कि होते नहीं है, आपको उसके लिए कोई अलग से बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी किताब लेकर के तब आपके आएंगे। सबके पास होते हैं। होता क्या है कि आजकल के टाइम पर जब इतनी ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन है, हर जगह पर ये भी चीज़ें वो भी चीज़ें, यूट्यूब भी है, 50 तरीके की वीडियोज़ भी हैं, 50 तरीके की फेसबुक भी पर भी चीज़ें हैं। आप मार्केट में जाओगे 10 तरीके की बुक्स हैं, ये है वो है, टेस्ट सीरीज़ है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो इतना ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं कि इंसान सोचना बंद कर देता है और कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपको दिख रहा है बस आप उसे आंख बंद करके फॉलो कर रहे हो। आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो कि आपको क्या आता है, आपके पास क्या नॉलेज है। सो सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि जो भी टॉपिक है उसके बारे में आप खुद से ये पूछो कि आप इस टॉपिक के बारे में कितना जानते हो। भले ही मान लीजिए कि उस टॉपिक में 50 पॉइंट्स हैं, आपको मान लीजिए 5 ही पॉइंट आते हैं। मरी से मरी हालत में, गई से गई हालत में क्या होगा, आपको 5 पॉइंट्स आते होंगे, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 5 पॉइंट तो आते हैं ना, कम से कम आपको ये तो पता लगा ना कि आपको 5 पॉइंट्स आते हैं, 45 चीजें आपको पढ़नी है, अभी लेफ्ट ओवर है। तो इस तरह से आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है कि उस टॉपिक के बारे में आप कितना जानते हो, कितना उस टॉपिक को आप वाइड कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, कितना उस टॉपिक को आप खोल सकते हो डिफरेंट डायमेंशंस में, कितने पर्सपेक्टिव से आप उस बारे में बात कर सकते हो, ये करना होता है। इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, वो जो टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे जो हेडिंग्स होती हैं, जैसे आप हाई स्कूल इंटर का एग्जाम जब देते थे तो ये कोई देखो ऐसे नया चीज नहीं है। आपने हाई स्कूल इंटर का एग्जाम दिया होगा तो आपने पहले कभी ना कभी लाइफ में ऐसे जरूर लिखा होगा या इसके बारे में सुना पढ़ा देखा होगा। तो पहले क्या करते थे, पहले बस फर्क इतना होता था कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन और जो हेडिंग सब हेडिंग्स होती थी उनको आप लिखते थे ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से हाईलाइट करके। बस इस लेवल पर आकर के जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लिखते हो, जैसे आरओ या यूपीपीसीएस के लिए, तो आपको वो हेडिंग वगैरह, इंट्रोडक्शन वगैरह ये नहीं डालना होता है, लेकिन प्रोसेस वही होती है। तो ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, पहली चीज तो, इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए। अब उन टॉपिक्स को जो हेडिंग्स आपकी होने वाली है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, हेडिंग, सब हेडिंग्स, उनको आपको छोटा छोटा कीवर्ड की फॉर्म में ऐसे करके लिख लेना होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिनॉप्सिस, यानी कि रूपरेखा। ये आपने पहले ही बनानी होती है। ठीक है, अब इसके बाद में मान लीजिए कि इतना आपको आता है, फिर आप लिखना शुरू करिए जो भी आपको आता है। धीरे धीरे जब आप ये प्रोसेस करते जाएंगे, हर हफ्ते में 1-2 ऐसे लिखते चले जाएंगे, तो 2-3 महीने में आप देखेंगे कि आप बहुत बढ़िया ऐसे लिखने लगे हैं। हर ऐसे में आपके धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। और जब आपने जैसे एक ऐसे लिखा, फिर 1-2 लोगों को दिखाइए, किसी को भी दिखा लीजिए, या इवन खुद ही देखिए कि अच्छा इसमें मैं और क्या लिख सकता था, क्या इसमें मैं और 2 अच्छे पॉइंट्स ऐड कर सकती थी। किसी एक सोर्स को पढ़िए, उससे देखिए कि अच्छा कौन सा पॉइंट मैंने इस टॉपिक का मिस किया है। तो इससे पता लगता है कि मेरा ऐसे कहाँ स्टैंड कर रहा है। काफी लोग पूछ रहे थे ना कि हम ऐसे लिख तो लेंगे, लेकिन हमें पहले ये तो बताइए कि वो पता कैसे लगेगा कि उसमें क्या कमी है, क्या वो है। वो आपको खुद ही पता लग जाएगा जब आप अपने घर के ही 1-2 लोगों से दिखवाओगे, अपने फ्रेंड से आप दिखवाओगे, या किसी भी सोर्स को लेकर के देखोगे उस टॉपिक के रिगार्डिंग कि जो मैंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं, इसके अलावा क्या 10 पॉइंट्स और हो सकते हैं और क्या वो मैंने मिस किए हैं। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके एसे की क्वालिटी कैसी है। सो मान लीजिए कि आपको ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली चीज है, ये जो टॉपिक है, इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो। आप ऐसे कह रहे हो कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं बिल्कुल जीरो हूं, मुझे एक लाइन नहीं आती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती इस टॉपिक के बारे में, ये बिल्कुल नया टॉपिक है मेरे लिए, फॉर मी। सो अब इसको कैसे किया जाए, तो फिर उसके लिए तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले पढ़िए। पढ़ने का तरीका ये है कि आपके पास कोई ना कोई बुक होना चाहिए, कोई भी ऐसी बुक होना चाहिए, कोई भी ऐसी सोर्स होना चाहिए जिसमें आपको ऐसे रिटन वे में दिया हो। आपके पास मतलब एक फॉर्डर मटेरियल हो जिसकी आप सहायता ले सको, या फिर आप इंटरनेट पर भी सर्च करके कर सकते हो। मैं मानता हूं कि आप ऐसी जगह पर रह रहे हो, अंडमान निकोबार में, मान के चलता हूं आप अंडमान निकोबार में है, मान लीजिए कि वहां पर आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई बुक ऐसी नहीं है मार्केट
वेबसाइट नहीं है, कोई ऐसा सोर्स नहीं है, वहाँ पर कोई जान भी नहीं रहा है कि आरओ यूपीपीएससी का एग्जाम क्या है, जिससे आप कोई चीज़ पूछ लो तो आपको बता दे, तो आप वहाँ इंटरनेट पर मान लीजिए आप सर्च कर रहे हैं, तो इंटरनेट पर भी आप सर्च करके उस टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद में जो भी आपने पढ़ा 2-3 घंटे 4 घंटे जो भी आपने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा, पॉइंट्स आपने अंदर अपने को एक्यूमुलेट किया है, उसको आपको फिर लिखना शुरू करना होता है। बुक के लिए अगर बात करें, मैंने ऑलरेडी 2-3 सोर्स दिखा दिए थे। यहाँ पर मुझे इस चीज़ का थोड़ा बुरा लगा कि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है, बताया हुआ है, समझाया हुआ है, सारे सोर्सेज दिखाए हुए हैं, फिर भी बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा एंड वो दिन पूछ रहे थे कि कौन सी बुक या कौन सा सोर्स फॉलो करें। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। देखिए, एक ये सोर्स है आपका, ठीक है, ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का है। इसमें निबंध के आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है, जितने भी इसमें मेन पार्ट्स जो होते हैं ना, जैसे कैटेगरी जो होती है साहित्य संस्कृति वाला, जैसे खंड का हो गया, खंड खा का हो गया, विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी आर्थिक क्षेत्र और कृषि उद्योग व्यापार, खंड का इसी तरीके से होता है। सो इसमें आपको कैटेगरी वाइज सारे ऐसे दिए हुए हैं। इस बुक की खासियत क्या है, मतलब इसी बुक को मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि ये आपके पास हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आपके आरओ यूपीपीसीएस और जितने भी इस तरीके के एग्जाम हैं यूपीपीएससी के, सबके जहां पर भी ऐसे आता है, सबके ऐसे को यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। इतने ऐसे के टॉपिक अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, आप इतने प्रो हो जाओगे, इतने एडवांस हो जाओगे, आपको कहीं इधर उधर कुछ 3-4 हज़ार 5,000 रुपये का ज्वाइन करने की तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई होप कि आपके लिए भी पैसे की बहुत वैल्यू होगी, तो आप इधर उधर फालतू में अपना पैसा पानी में बहाओगे नहीं, एंड आप इतना अच्छा ऐसे लिखना सीख जाओगे जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था, क्योंकि आपको एक सोर्स मिल जाता है। इसमें यहाँ पर आप ये देख लो, इतने सारे एग्जाम है, ये सब यहाँ पर हैं। नहीं लेनी है ये मत लो, मेरा तो कोई फायदा है नहीं इसमें। मैंने बस आपको रिकमेंड करके बता दिया कि भाई इसमें ये चीज़ है। बाकी इट्स योर जॉब कि कौन सी किताब लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है। इसके अलावा एक अरिहंत की मार्केट में आती है, एक परीक्षा मंथन की मार्केट में आती है, एक निबंध दृष्टि आईएएस की आती है, और भी मतलब 7-8 पब्लिकेशन की किताबें आती हैं। सब मोर और लेस ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी एक किताब को आपने नहीं लिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चयन नहीं होगा। कोई भी एक किताब पकड़ लो, इस जस्ट कि आपको फॉर्डर मटेरियल चाहिए, यानी कि आपको जो थोड़ा बहुत कंटेंट है ना वो चाहिए कि उस टॉपिक के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो। जो किताब में लिखा है वही लिख दोगे, नंबर नहीं मिलेंगे, बाद में रोते रह जाओगे कि मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ, 4 नंबर से नहीं हुआ। क्योंकि ये होता है, क्योंकि भाई देखो, मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली एक चीज बता रहा हूँ। जो चीज आपने मान लो इस किताब में कोई चीज दी है, अब आपने उसकी जो पॉइंट्स मान लो आपने उस ऐसे को रट लिया, मैं मान रहा हूँ आप रटने में बहुत तेज हो, आपने उसको रट लिया भाई, आपके जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चीते हो, आपने उस चीज को रट लिया है, भाई बाकियों ने भी रट लिया है, तो आप जो ऐसे लिख रहे हो वही अगला इंसान भी ऐसे लिख रहा है, तो आपको मान लीजिए अगर 10 नंबर मिल रहे हैं ना, तो उसको भी 10 ही नंबर मिलेंगे, तो आप उससे आगे कैसे निकलोगे? फिर आपकी वही हालत हो जाएगी कि आप 2-4 नंबर से पीछे रह गए। इसलिए ये जो किताबें होती है ना, ये जो सोर्स होता है, इससे केवल और केवल कुछ पॉइंट्स लिए जाते हैं। लिखना अपनी लैंग्वेज में होता है, सोचना होता है, दिमाग चलाना होता है। एस्से इसीलिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। एस्से में आप खुल करके अपने स्तर से चीज़ें लिख सकते हो। यहाँ पर आपको इस बेसिस पे जज नहीं किया जाता है कि आपने यही सेट ऑफ पैटर्न के साथ चीज़ों को क्यों नहीं लिखा है। इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इनोवेशन, आपके दिमाग में जो नए नए थॉट्स हैं, नए नए जो एग्जाम्पल्स हैं, नई नई जो केस स्टडीज़ हैं, नए नए जो एनेक्डोट्स हैं, उदाहरण हैं, उनको आप दे सकते हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो। आप कोई स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप कहीं पर कोई एथिक्स का जो केस स्टडी है वो दिखा सकते हो, कोई और रियल लाइफ एग्जाम्पल आप दे सकते हो, करंट अफेयर्स को आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। इसीलिए एस्से की अपने आप में बहुत वैल्यू होती है। एस्से के में बहुत बढ़िया मार्क्स इसीलिए किसी को मिल जाते हैं क्योंकि वो एक नॉवेल्टी पर काम करते हैं, नयापन होता है उनके एस्से में। वही बोरिंग जो किताबों में चीज़ें दी थी वही उन्होंने उसी तरीके से उसको रेप्लिकेट नहीं किया होता है। तो ये बेसिक तरीका है कि बुक या इंटरनेट के थ्रू आप अपनी जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करो, एक्यूमुलेट करो, देन उसके बाद में लिखना शुरू करो। अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत होगी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये जो सोर्स है ये मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है हमारी जगह पे। देखो मैं ट्राई करूंगा, अगर इसका लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो वहां से ले लेना। वरना अगर ये मान लो नहीं मिलती है मार्केट में या ऑनलाइन भी, तो फिर जो सोर्स आपको मिले वो ले लेना। मैटर वही करता है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता है कि एग्जैक्ट लाइन आपको रटना क्या है। मैटर ये करता है कि आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल गया उस टॉपिक के बारे में, देन आप उसके बारे में अपना सोच के लिख रहे हो। और एक दिन में ऐसे लिखना नहीं आता है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो धीरे धीरे ये प्रोग्रेस होती है और मेहनत लगती है। अगर एक दिन में होना होता तो हर सड़क पे हर घर में आरओ एक बना हुआ बैठा होता, यूपीपीसीएस आदमी यूपीपीसीएस बना हुआ बैठा होता। ये आपको समझना पड़ेगा। देखो मेहनत लगती है, एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। सूजी के हलवे की तरह देयर इज लाइक नथिंग, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब मेन बात क्या है कि ऐसे में क्या क्या चीजें मैटर करती हैं। देखो इन सब बेसिक चीजों का ध्यान रखना, इन चीजों का ध्यान रखोगे तो इट विल हेल्प यू। क्या क्या है? इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये आपके ऐसे में होना चाहिए। ये लिखा नहीं जाता है हेडिंग डाल के, लेकिन ये होना चाहिए। ये आपके ऐसे के फ्रेमवर्क को दिखाता है कि आपने ऐसे को पहले शुरू किया है, उसमें इंट्रोडक्शन है, देन बीच में उसका जो पार्ट है, जो पूरा चीजें आती हैं वो आपका बॉडी का पार्ट हो गया, देन एंड में आपने ऐसे को कंक्लूड किया हुआ है, जिसे उपसंहार बोलते थे आप, कि आपने बताया हुआ है कि ठीक है फर्दर फ्यूचर में इस तरह से चीजें अगर होंगी तो इस तरीके
तरीके से इस चीज का सॉल्यूशन निकल सकता है। जो भी आपका ऐसे का टॉपिक है उसको आप कंक्लूड कैसे करते हो, अंत में अपनी बात को किस तरह से उसमें जोड़ के आप एक बढ़िया सा बैलेंस्ड न्यूट्रल अप्रोच के साथ में चीजों को कैसे बताते हो, तो ये आपके ऐसे में होना चाहिए। ये मैटर करता है, ये सबसे प्राइमा फेसी चीज देखी जाती है। एग्जामिनर ये चित्र नोटिस करता है, आपने इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया दिया, बॉडी दी, कंक्लूजन आपने लिखा ही नहीं। कंक्लूजन का मतलब ये है कि आपने एंड बताया ही नहीं उसका, आपने एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को रखा ही नहीं, आपने बताया ही नहीं कि इसमें फ्यूचरिस्टिक चीजें क्या क्या हो सकती हैं, सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो फिर ये वही वाली बात हो गई ना कि आपने जस्ट तो कर दिया किसी को, लेकिन आपने उसके पीछे का रीजन नहीं बताया। आपने किसी चीज पर टीका टिप्पणी तो कर दी, किसी टॉपिक के बारे में ज्ञान तो आपने जी भर के बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि एक्चुअल में उसका सॉल्यूशन क्या है, फर्दर हम इस चीज को कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं। सो इसलिए एग्जामिनर ये चीज देखता है, ये आपको करना है। दूसरी चीज की फ्लो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फ्लो या कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि आपने इंट्रोडक्शन लिखा, तो इंट्रोडक्शन के बाद में आप बॉडी पे आ रहे हो, मेन पार्ट पे आ रहे हो, तो इंट्रोडक्शन और बॉडी के बीच में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप इंट्रोडक्शन में कोई और बात कर रहे थे, बॉडी में आप कोई और बात करने लगे, ये कोई अलग टॉपिक था, ये कोई अलग टॉपिक था, इनके बीच में कोई एक कोहेरेंस नहीं है, कोई एक इनके बीच में तारतम्य नहीं है, और आपने इसके बारे में बात की, इसके बारे में डायरेक्ट बात करके लग रहा है जैसे यहाँ से यहाँ कूद गए। तो ये आपकी लैक ऑफ नॉलेज दिखाता है, लैक ऑफ एक होता नहीं है कि आपके दिखाता है कि आपके अंदर उतना इन डेप्थ नहीं है थॉट्स में, आप क्लियर नहीं हो अपने थॉट्स को लेकर के, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपकी दिखाई पड़ती है। सो इसलिए फ्लो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है एस्से के अंदर। ध्यान रखना है आपको कि आपका ऐसे ऐसा होना चाहिए कि पॉइंट 1 है, सपोज पॉइंट 1 यहां से लेकर पॉइंट 10 तक आपको जाना है, तो यहां से यहां ये जो आपकी 8 चेन आएंगी ना, इनमें आप इतना स्मूथली जाओ कि पढ़ने वाला यहां से शुरू करे, यहां पर कब आ जाए उसे पता ही ना लगे, और सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, ल्यूसिड एकदम। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत हाई फाई लैंग्वेज हिंदी में लिख दी या इंग्लिश में लिख दी, जैसे अगर यूपी बिजनेस में बात करें तो आप दोनों लैंग्वेजेस में ऐसे लिख सकते हैं, तो किसी भी मीडियम में आप लिखें, इट डजंट मैटर मच। व्हाट रियली इंपॉर्टेंट इज कि आपका ऐसे ल्यूसिड हो, सिंपल लैंग्वेज में हो, साधारण हो लेकिन प्रभावपूर्ण हो, यानी कि इंपैक्ट हो उसका। आरओ में तो ऑब्वियसली आप हिंदी में ही लिखोगे तो कोई मतलब पॉइंट नहीं है इंग्लिश का। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन क्या है? आर्टिकुलेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इंट्रोडक्शन में आएंगे, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो बॉडी में आएंगे, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कंक्लूजन का पार्ट होंगे। तो आपको इस तरह से चीजों को आर्टिकुलेट करना है कि ये ना लगे कि ये पॉइंट तो इंट्रोडक्शन में आना चाहिए था, इससे तो शुरुआत होनी चाहिए थी, बच्चे ने ये कंक्लूजन में बताया है, या कोई चीज बॉडी का पार्ट होना चाहिए थी और ये इन्होंने इंट्रोडक्शन में ही बता दी है। सो उससे आपका ऐसे बहुत ही रैंडम लगता है, ये लगता है कि आप ढंग से चीजों को व्यवस्थित नहीं कर पाते हो, आप अंदर से चीजों को लेकर के टॉपिक्स के रिगार्डिंग, इश्यूज के रिगार्डिंग ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, सिस्टमैटिक नहीं हो, ये आपकी दिखाता है इस चीज को। इसलिए आर्टिकुलेशन होना चाहिए आपकी चीजों में, जो आप वहां पर पॉइंट्स लिख रहे हो, जो भी आपकी हेडिंग्स वगैरह हैं। भाषा शैली की बात बहुत मैटर करती है। भाषा शैली जो है ना आपकी, वो परिष्कृत परिमार्जित होना चाहिए, यानी कि आपकी छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा ऐसे लोग लिखते हैं तो उसमें ओवर राइटिंग बहुत करते हैं, कुछ लिखा फिर ऐसे करके काट दिया, फिर ऐसे लिखा फिर ऐसे काट दिया। इन सब चीज़ों पर आपको काम करना है। आरओ में तो स्पेशली ये बहुत मैटर करता है, एंड ओवरऑल भी एसए में ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि आप इस लेवल पर आ गए हो, कॉम्पिटेटिव लेवल पर आप यूपी पीसीएस से आरओ के लिए एसए लिख रहे हो, तो इट डजंट लुक गुड कि आप छोटी छोटी गलतियां करके बार बार काट रहे हो बच्चों की तरह, जैसे आप किंडरगार्टन में हो। सो एक तो ये ओवर राइटिंग नहीं करनी है। देन जो वाक्यवर्तनी की अशुद्धियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा है आंख, तो आंख में ये केवल चंद की बिंदी रहेगी या ये भी रहेगा। गांधी आपने लिखा तो इसमें चंद की बिंदी रहेगी या सिर्फ बिंदु रहेगा। ये सब जो छोटी छोटी गलतियां हैं ना, ये आरओ में बहुत चेक होती हैं, इसके नंबर कटते हैं। तो जब आप लिख रहे हैं तो बी कॉशियस, बी अवेयर कि आपकी ये सब गलतियां ना हो। तो आपकी जो भाषा शैली है वो परिष्कृत हो, परिमार्जित हो, शुद्ध हो, गलतियां ना हो, सरल हो लेकिन प्रभावपूर्ण आपकी लैंग्वेज हो। इसके अलावा प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है, जो मैंने आपको चीज़ बता रखी है, इसीलिए मैंने आपको फ्री में ये सारी चीज़ें बताई भी गई हैं कि आपको इस तरह से टॉपिक्स वगैरह करने हैं। ये टॉपिक्स भी समझा रहा हूँ, आगे भी ऑब्वियसली इसके बारे में बात करता रहूँगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इस चीज़ को लेकर के तेज हो जाओगे। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है आपको। मान लीजिए कि आपको 600 शब्दों का लिखना है या 700 शब्दों का लिखना है, तो 10-20 वर्ड 50 वर्ड अगर ऊपर नीचे जाता है, दैट इज मैनेजेबल, दैट इज अफोर्डेबल। एग्जामिनर won't mind that particular thing। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 600 वर्ड का अगर ऐसे है तो आपने उसको 800 वर्ड का लिख दिया, 700 वर्ड का ऐसे है तो आपने उसको 1000 का लिख दिया। ना तो आपके पास उतना स्पेस होगा, ना ही आप उतना लिख पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं करना है। थोड़ा बहुत अगर 5-10 शब्द ऊपर नीचे होते हैं तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। उसके बाद बात आती है कि बैलेंस्ड ऐसे। देखिए बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट के साथ आते हैं, मतलब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां पर आप बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हो कि ये है तो ये है, ये नहीं है तो ये नहीं है, इस टाइप के ऐसे, जिसमें मॉडरेशन की बात नहीं होती है, बैलेंस्ड व्यू पॉइंट नहीं होता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि जो भी कोई आप ऐसे लिखें उसमें आपका एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, प्रॉस कॉन्स, और देन क्या फर्दर सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं फ्यूचरिस्टिक, वो आपको दिखाना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक को लेकर के एकदम से आपकी जो कट्टरपंथी विचारधारा है कि आप इस चीज़ को लेकर के बहुत रिजिड हो, ये दिखाई ना दे। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चेक की जाती है कि आपका ऐसे न्यूट्रल है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं, और जो भी बात आप कह रहे हैं उसको आप जस्टिफाई करिए। मान लीजिए कि कोई आपका पॉइंट है
कोई आपने चीज़ दी है, कोई पर्सपेक्टिव दिया है एंड यू थिंक लाइक कि ओके ठीक है नहीं ये चीज़ है, तो यू हैव टू जस्टिफाई दैट पॉइंट। आपको उसको बैक करना है। कोई बात आप मान लीजिए आपने कही है, मतलब आप कह सकते हैं ना कि मान लीजिए मेरी क्रिएटिविटी है, मेरा इनोवेशन है, मेरा दिमाग में ये चीज़ आई, क्या गलत है इसमें, तो क्या गलत है इसमें, तो आप उसका लॉजिक से उसको बताइए, आप उसको सेंसिबली प्रूव करिए कि ओके ठीक है ये पॉइंट मैंने शेयर किया है एंड इसके पीछे ये रीजनिंग है, ये बैकिंग है। तो एग्जामिनर जान जाता है कि ओके ठीक है इस इंसान के पास बुद्धि है, ये उस चीज़ को जस्टिफाई कर पा रहा है जो ये चीज़ अपने मुंह से निकाल रहा है, अपने पेन, अपनी कलम से, अपने पेन से निकाल रहा है ऑन पेपर, राइट। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद में बात आती है नॉलेज विद रेलेवेंट फैक्ट्स। देखो यार, किसी भी टॉपिक पर इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, इन सारी पॉइंट्स को जब आप दिमाग में रखते हुए लिखोगे ना, तो इसके लिए आपको ऑब्वियसली नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। एक बेसिक बेयर मिनिमम नॉलेज आपकी चेक हो ही जाती है इतनी चीज़ों में जो आप ऊपर की चीज़ों में करोगे। रेलेवेंट फैक्ट्स आपको देने हैं, ये नहीं कि आपने उसमें कुछ भी ब्लफ कर दिया, कोई भी डेटा पॉइंट आपने दिए और वो आपने ऐसे दे दिए कि कुछ का कुछ दिया है। मान लीजिए 34% है, तो 64% को अगर आप ये लिख रहे हैं कि समवेयर अराउंड अप्रॉक्सीमेट 30%, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर समझता है इतना कि ठीक है 34 याद नहीं आ रहा होगा तो आपने 30% लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कोई चीज़ 70% है और आपने लिख दिया कि आधे से कम है। ये अगर है तो इसका मतलब कि आप ब्लफ कर रहे हो, आप बेवकूफ बना रहे हो, आप मूर्ख समझ रहे हो एग्जामिनर को। तो आपको रेलेवेंट फैक्ट्स ही देने हैं। जो भी चीज़ें आप बता रहे हो ना, आपको उनको सब्सटेंशिएट करना है फैक्ट से, ढंग से। ये नहीं कि आपने हवाबाजी कर दी, हवाबाजी नहीं करनी है, टू द पॉइंट चीज़ें आपको देनी है। ऐसे में बीट अराउंड द बुश नहीं करना होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। तभी आपका ऐसे एग्जाम फोकस्ड या जो होता है ना कि जो ऐसे की रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल कर पाएंगे। मैंने देखा ऐसे का टॉपिक कुछ होता है, लोग किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने एक अलग डायमेंशन उठा ली, उसी के अराउंड पूरा ऐसे को रख दिया। नहीं, जो आपका ऐसे है उसमें जो भी आपका मेन टॉपिक है, उसमें जो 2 पार्ट हैं या 3 पार्ट हैं जो भी हैं, उनको आपको मेनली हिट करना है। उसके अराउंड के जो टॉपिक्स होते हैं ना, उनको आपको थोड़ा थोड़ा हिट करना होता है एंड देन उनको रिलेट करना होता है विद मेन थीम जो भी आपके टॉपिक में रिक्वायरमेंट में दी गई है। इट शुड नॉट बी लाइक कि जो आपको 2 पार्ट ऐसे में दिए गए हैं, आपने उनके अराउंड के टॉपिक को पकड़ा, मान लीजिए 5 पॉइंट को पकड़ा, इनको तो आपने डिटेल में बता दिया और इन दोनों को आपने एकदम अलग कर दिया, इनको एकदम छोड़ दिया, और बाद में भी आप इनको रिलेट नहीं कर पा रहे हो, या बाद में आप आए और आपने 4 लाइन में इनको रिलेट कर दिया इन 5 टॉपिक से। तो मेन थीम आपकी ये हो गई, ये नहीं है। जबकि एग्जामिनर आपसे इसके बारे में जानना चाहता था, तभी ये होता है कि एक किसी के नंबर 50 आ रहे हैं और एक के नंबर 100 आ रहे हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये सब इतना इन डेप्थ मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई बताएगा, और बताए तो उसको सीख लिया करो, उसको पेन कॉपी लेकर के ऐसे नोट किया करो। मैं भी तो आपको ये सब चीजें मुंह से बता सकता हूं, बट मैं क्यों इतना पेज पर लेकर के और इतना पॉइंट्स पर आपको बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि एक भी पॉइंट आप मिस ना करो एंड अपनी प्रिपरेशन में, अपनी प्रैक्टिस में इन सब चीजों को आप इंक्लूड करें। इसलिए सारी चीजें आपको समझाई जा रही हैं। आई होप कि आप इस चीज की वैल्यू जरूर करेंगे और ट्राई जरूर करेंगे। सारा खेल मेहनत करने का है। तो ये टू द पॉइंट वाला जो टॉपिक है ना, रिक्वायरमेंट वाला, कि जो ऐसे में रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ आपसे पूछी गई है उसी का उत्तर दें। ज़्यादा वहाँ पर चीता ना बने कि अपने मन से आप कुछ भी लिख रहे हैं। पहले समझें, 1 से 2 बार 1-2 मिनट के लिए उस टॉपिक के ऊपर अपनी एक मंत्रणा करें, मतलब अपना पूरा दिमाग लगाएं, सोचें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। तभी आपसे ये कहा जाता है कि जब ऐसे आपको शुरू करना हो तो पहले 5-10 मिनट 15 मिनट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लीजिए। वो यही वाला पार्ट होता है जो मैंने आपको पहले बता दिया कि सिनॉप्सिस या रूपरेखा बनाई जाती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है कि ओके ठीक है, पूरे ऐसे को मैं किस तरह से स्ट्रक्चर देने वाली हूँ, क्या मेरे ऐसे के मेन पॉइंट्स रहेंगे, किसके अराउंड मेरा ऐसे रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये कुछ 9 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको मेन बता दिए, ऊपर की जितनी चीजें थी वो बता दी। इसमें काफी हद तक समझ में आया होगा। अगर पहली बार मेरा ये वीडियो आप YouTube पर देख लो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अच्छा लगेगा मुझे, बस यही बात है। और चाहो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी कर सकते हो अगर आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो रही है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहीं पर मैं टॉपिक्स वगैरह की PDF वगैरह डालता हूँ। अनुज चतुर्वेदी UPPSC है। एक टॉपिक को लेकर के मैं थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग बता भी देता हूँ कि कैसे किन चीजों को खोलना होता है। मान लो कि एक टॉपिक है, जैसे मैंने ये कल दिया भी था कि भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान। मान लो जो कि ये टॉपिक है, अब इसमें एग्जामिनर आपसे ये जानना चाह रहा है कि इंडिया के अंदर आतंकवाद की जो समस्या है वो क्या है, ये क्यों प्रॉब्लम है और है क्या ये आतंकवाद, एंड देन इसका समाधान क्या है। यानी कि आपको सिर्फ समस्या के बारे में बात नहीं करना है कि आपने समस्या के बारे में बता दिया कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, ये है। इसके आपको समाधान भी बताने हैं कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको एज अ ब्यूरोक्रेट ये चीज़ों पर भी काम करना है। तो अब इसमें सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना होगा इसमें कि आतंकवाद क्या है। इंट्रोडक्शन मान लीजिए आप शुरू कर सकते हैं कि आतंकवाद क्या है। आतंकवाद क्या है बताने के बाद में आतंकवाद की समस्या क्या है। ठीक है, यहां पर इन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा हुआ है कि भारत में आतंकवाद की समस्या क्या है और समाधान बताने हैं आपको। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे कि भारत ही में ही सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है, ये पूरे विश्व में है। आप थोड़ा बाकी जगहों का भी एग्जाम्पल दे देंगे 1-2 लाइन में कि किस तरह से फ्रांस में ये इशू है, किस तरह से श्रीलंका में ये इशू है। आपने देखा होगा कि अभी 1-2 साल पहले, 3 साल पहले, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है किस टाइम की बात है, वो 1-2 साल पहले की बात है कि
संडे के दिन प्रेयर वगैरह करने गए हुए थे चर्च में लोग, एंड वहाँ पे एक हमला हो गया था, फिदायीन हमला था, तो आपने सुना होगा ऑब्वियसली। तो श्रीलंका में यानी कि साउथ एशिया में भी ये चीज़ है, इंडिया में तो ऑब्वियसली है, देन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपके जो अदर कंट्रीज़ हैं जो भी आपका वर्ल्ड वाइड जैसे फ्रांस वगैरह है यूरोप में, तो वहाँ पर भी अपने पैर पसार चुका है आतंकवाद ऑब्वियसली। सो थोड़ा सा आपको विश्व के परिप्रेक्ष्य में बताते हुए फोकस आपको भारत पर ही करना है, ठीक है। तो ये आपको इस प्रॉब्लम को बताना है। अब उसके बाद में आप बताओगे आतंकवाद के टाइप्स कितने होते हैं, मतलब आतंकवाद कितने टाइप का हो सकता है, किस किस टाइप की चीज़ को हम आतंकवाद की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे इस चीज़ की है, उसका सोच सकता है वो कि यहाँ पर ये बच्चे ने ये पॉइंट बताया एक नहीं, क्योंकि आतंकवाद सिर्फ एक ही तरीके का नहीं होता है, आतंकवाद कई तरीके का हो सकता है। तो वो आतंकवाद की जो टाइप्स हैं वो आपको बताने हैं। देन आतंकवाद के प्रसार के कारण क्या है, यानी कि जो एक्सपेंशन इतना ज़्यादा हो रहा है ऑफ टेररिज्म, तो इसके कारण क्या क्या है, रीजंस क्या क्या है और ये किस तरह से हो रहा है, मतलब जो स्ट्रीम्स हैं वो किस तरह से हैं। आपने देखा होगा ना कि यहाँ इंडिया में बैठे बैठे, हैदराबाद में बैठे बैठे, या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के किसी एक सिटी में बैठे बैठे लोगों के IAS से कॉन्टैक्ट थे, वहाँ से पूरा डीलिंग चल रही थी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, तो एक्सपेंशन के कारण क्या क्या है, सोशल मीडिया उसमें किस तरह से हेल्प कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी आ गई है वो किस तरह से हेल्प कर रही है। तो ये सारी चीज़ों को आपको इंक्लूड करते हुए जो एक्सपेंशन के कारण हैं उसमें जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो आपके समाज में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो हो, चाहे जो एकदम एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट पार्टीज़ के या चीज़ों के रहते हैं, लोगों के रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को मिला करके जितने भी रीजन हो सकते हैं वो सारे आपको बताने हैं मेन में, लेकिन बहुत शॉर्ट में। मतलब आपको डायमेंशंस को हिट करना है, लेकिन डायमेंशन को बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, क्योंकि अगर एक मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में मान लीजिए 6 डायमेंशन है, 6 तरीके के मान लीजिए कि एक्सपेंशन के रीजन है, आप 6 के बारे में अगर आप 6 पेज लिखने चल जाएंगे तो आपका ऐसे खत्म, क्योंकि उतना आपके पास वर्ड लिमिट ही नहीं है। तो हर टॉपिक जो हेडिंग है ना उसके बारे में आप एक एक लाइन भी अगर लिख दोगे तो एक पेज में आपकी 6 हेडिंग जो है वो आ जाएंगी, छोटी छोटी या पॉइंट्स आ जाएंगे 6, और एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बच्चा इन 6 टॉपिक्स पे, मतलब 6 हेडिंग पे 6 पन्ने 10 पन्ने लिख सकता है, उसका काम खत्म हो गया। आपको लिख करके उसको दिखाना नहीं है, बस आपको पॉइंट्स बता देना है। आपका इससे जो दिमाग की जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, वो पता लगता है कि ओके ठीक है, आप इतने डायमेंशंस में इतने पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों को सोच सकते हो। देन आतंकवाद को खत्म करने के समाधान क्या है, क्या उपाय हैं कि इसको हम कैसे कम कर सकें, कैसे हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो उसमें फिर जितने भी तरीके के समाधान हो सकते हैं उनको सबको आप बताओगे। एग्रेसिवली किन किन चीज़ों के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि जो उरी अटैक हुआ था उसके बाद में किस तरह से फिर भारत ने जो बदला लिया था, तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना कि एग्रेसिवली आप हमला करते हो, देन वहाँ से जो भी उनके बेस कैंप वगैरह हैं, रात में वो अपना चिकन मटन बना रहे हैं, आप जाते हो उनका टेंट वेंट पूरा उखाड़ देते हो, पूरा ड्रोन से आप चीज़ें कर लेते हो, आपके पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेज जो हैं जाती हैं एंड पूरा नस्तनाबूद करके आ जाती हैं। सो जो भी एक बेसिक चीज़ें हैं उनको आपको वहाँ पर दिखाना है कि ओके ठीक है, खत्म करने के समाधान क्या क्या हैं, चाहे वो एग्रेसिवली हो, चाहे वो डिप्लोमेसी के थ्रू हो, यानी कि जो आपकी थॉट प्रोसेस है धीरे धीरे उसके थ्रू, पॉलिसी मेकिंग के थ्रू, और धीरे धीरे लोगों के अंदर से डर खत्म करके इस तरह से जो भी चीज़ें हैं उनके थ्रू आपको सारी चीज़ों को बताना है कि आप कैसे समाधान इस चीज़ का निकाल सकते हो। तो वो आपको अपना जो पॉइंट है ये देना है। तो इतने टॉपिक इसमें हो सकते हैं। अब इसमें आप कोटेशन के थ्रू भी शुरू कर सकते हो, एग्जाम्पल के थ्रू भी शुरू कर सकते हो। इसमें जो करंट का डेटा पॉइंट है उसको आप दिखा सकते हो कि भाई पहले जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे अभी आपने देखा होगा, जैसे आपको करंट की मतलब देखो सब समझा रहा हूँ, अब बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना उसको समझते हो। जैसे अभी कल की बात है, जम्मू कश्मीर में जो पूंछ सेक्टर है, जाकर के करंट अफेयर्स में देख लेना, जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में IAF का एक कॉन्वॉय था, मतलब एक ट्रक वगैरह उनके साथ जा रहा था, तो वहां पर इन लोगों ने घात लगा करके एम्बुश करके हमला किया है आतंकवादियों ने। अब पूरा वहां पर एक जो उनका होता है ना कैड्रोन वगैरह वो चल रहा है, पूरा जो एक सफाई अभियान होता है जिसको कहते हैं कि पूरा सर्च ऑपरेशन जो चलता है, स्टिंग ऑपरेशन टाइप का, तो वो सर्च ऑपरेशन वगैरह चल रहा है। अब देखो क्या होता है, तो इसमें एक तो शहीद हो गए पर्सनल जो IAF के इंडियन एयरफोर्स के, और बाकी 4 लोग इंजर्ड हैं, उनको पास ही के वहीं पे उसमें ले आकर के एडमिट किया। तो अब जब मान लो आतंकवाद की आप बात कर रहे हो तो उसमें आप ये करंट का टॉपिक है, ये जो आप मान लीजिए कि आप ये जो ऐसे ये लिख रहे हैं, मान लीजिए 10 तारीख को, ठीक है, मान लीजिए 8 तारीख को कोई इवेंट हुई है, आपने तुरंत उसको मेंशन कर दिया, तो वो जो एग्जामिनर है ना वो भी कोई ऐसा तो है नहीं कि 30 साल का 35 साल का बच्चा है, वो भी भाई ऑब्वियसली 50 प्लस ही होगा, वो आपका ऐसे पढ़ रहा है, उसने भी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, एंड वो जैसे ही देखेगा कि आपने आतंकवाद के ऐसे में इस पॉइंट को, ये जो करंट अफेयर्स का है, जो 1 दिन पहले 2 दिन पहले घटना हो रही है, जिसके बारे में पूरे देश में बात हो रही है, काफी एक इंपॉर्टेंट सेंसिटिव टॉपिक है, और आपने उसको वहां पर एग्जाम्पल के तौर पर मेंशन किया हुआ है, तुरंत आपकी इससे अवेयरनेस पता लगती है कि देखो बच्चा कितना अवेयर है, कि इसको इसके बारे में नॉलेज है, और आपने उसको ब्यूटीफुली मेंशन किया हुआ है। सो इसी तरह से जहां जहां पर आपको फैक्ट देने, आप फैक्ट देंगे कि भाई पहले जम्मू कश्मीर में इस तरह से पहले इतने यहाँ पर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो इतनी होती थी एक्टिविटीज, अब यहाँ पर ये हो रहा है। पहले श्रीनगर में लाल चौक पे 26 जनवरी 15 अगस्त पे झंडा नहीं फहराया जा सकता था, लहराया जा सकता था, लेकिन अब वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। लोग रात में 10 बजे भी वहाँ पर घूम फिर सकते हैं, टूरिस्ट वगैरह के लिए काफ़ी चीज़ें बेटर हो गई हैं। और भी आगे की जो कनेक्टिविटी है श्रीनगर के ऊपर, चाहे वो
अनंतनाग हो, पहलगाम हो, बाकी भी और जो प्लेसेस हैं, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, तो वहाँ पर जो टूरिज्म के पर्पस से चीज़ें हैं वो सब बहुत बेटर हो गई हैं। वहाँ पर इतना डर नहीं है रिगार्डिंग टूरिज्म, तो रिगार्डिंग टेररिज्म। तो ये सारी चीज़ों को आपको फैक्ट्स के साथ बताना है। तो यही पूरा एक गेम होता है जो मैंने आपको इस टॉपिक के थ्रू बताया है। ऐसे ही आप शिक्षा का टॉपिक ले सकते हो, ऐसे ही आप नारी का टॉपिक ले सकते हो, ऐसे ही आप महिला सशक्तिकरण का टॉपिक ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में टाइम टू टाइम मैं बात करता रहूँगा, लेकिन तुम शुरू तो करो यार। मेन गेम यही है कि शुरू करो। आपको था कि बता दें तो मैंने बता दिया है। अब ये 24 मिनट का वीडियो है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतना लोग आएंगे देखेंगे, क्योंकि इसमें मैंने कहीं पे इधर-उधर की बातें की नहीं है। टू द पॉइंट सारी चीज़ें जितनी हो सकी थी उनको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। बाकी जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई एम सॉरी 24 मिनट का वीडियो हो गया है, सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच।